अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट्रिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर जनरल यूजेस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एब्यूज़ एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट्रिक्स की मिसयूज़ किस तरह होती हैं और इसके रिज़ल्ट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 7 इन नंबर है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। डायरेक्ट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक एजेंट एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि यूरिन की फॉर्मेशन और यूरिन की आउटपुट को इंक्रीज़ कर देते हैं। डायरेक्ट्रिक्स यूरिन के थ्रू वाटर, सोडियम और क्लोराइड की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। डायरेक्ट्रिक एजेंट हर उस प्रोसेस को इन्हेंस कर देते हैं जो कि यूरिन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। डायरेक्ट्रिक एजेंट्स को कॉमनली वाटर पिल्स और वाटर टेबलेट भी कहा जाता है। वाटर टेबलेट इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये मेडिसिन की एक ऐसी क्लास है जो कि फ्लूइड ओवरलोड को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जनरल यूजेस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स को मेनली उन डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया हो, लाइक हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, एडिमा। डायरेक्ट्रिक एजेंट हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर और एडिमा को इस तरह ट्रीट करते हैं कि ये यूरिन की आउटपुट को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। एब्यूज़ एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नाउअडेज वो लोग जो कि अपने बॉडी वेट को डिक्रीज़ करते हैं और बॉडी को स्लिम बनाना चाहते हैं, वो भी डायरेक्ट्रिक्स का मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि फ्लूइड की लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी वजह से बॉडी स्लिम हो जाती है। वो पर्सन जिसको ईटिंग डिसऑर्डर है, मीन्स वो ज़्यादा खाता है, वो भी अपने बॉडी को स्लिम बनाने के लिए, अपने बॉडी वेट को डिक्रीज़ करने के लिए डायरेक्ट्रिक्स का मिसयूज़ करता है। लेकिन इन डायरेक्ट्रिक्स की मिसयूज़ की वजह से एक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसको सिंड्रोम ऑफ डायरेक्ट्रिक डिपेंडेंट सोडियम रिटेंशन कहते हैं, जिसमें एडिमा होता है। डायरेक्ट्रिक के जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो डायरेक्ट्रिक के टाइप पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा टाइप इस्तेमाल करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, मीन्स वाटर लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से बॉडी में वाटर की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और इस रिज़ल्ट ड्राई माउथ हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, सोडियम, पोटाशियम और इसके अलावा दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की इम्बेलेंस हो जाती है। पोटाशियम डिफिशिएंसी हो जाती है, हेडेक हो जाता है, डिजीनेस हो जाता है। डिजीनेस मीन्स इम्बेलेंस एंड वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब है स्पिनिंग मोशन। पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे इर्द गिर्द सारी दुनिया घूम रही है या मैं इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ। इसके अलावा रेनल डैमेज हो सकता है, कार्डियक एरिथमिया हो सकता है। कार्डियक एरिथमिया इस वजह से हो सकते हैं क्योंकि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। और आठवां जो एडवर्स इफेक्ट है वो है हार्ट पल्पिटेशंस। टाइप्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स को 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ऑस्मोटिक डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स विच इनहिबिट एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, डायरेक्ट्रिक्स विच इनहिबिट एक्शन ऑफ अल्डोस्टेरोन। 4th नंबर पे है डायरेक्ट्रिक्स विच इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज, डायरेक्ट्रिक्स विच इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, डायरेक्ट्रिक्स विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड डायरेक्ट्रिक्स विच इनहिबिट एंटीडायरेटिक हार्मोन रिसेप्टर्स। तो चलो स्टार्ट लेते हैं ऑस्मोटिक डायरेक्ट्रिक्स से। ऑस्मोटिक डायरेक्ट्रिक्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि ऑस्मोटिक डायरेसिस को इंड्यूस करते हैं, और ऑस्मोटिक डायरेसिस की वो टाइप है जो कि इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि ये ऑस्मोटिक डायरेक्ट्रिक्स रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन पीरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में नहीं होती। ये ऑस्मोटिक डायरेक्ट्रिक्स ऐसे एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो कि रेनल ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब नहीं होते, और जब इनको लार्ज क्वांटिटी में बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो ये सब्सटेंसेस ट्यूबुलर फ्लूइड की ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं, और ट्यूबुलर फ्लूइड में इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन में वाटर की एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। और डायबिटिक पेशेंट की ज़्यादा यूरिन लॉस की वजह भी ऑस्मोटिक डायरेसिस है, क्योंकि शुगर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रेनल ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्ब नहीं होता। तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के एग्जांपल हैं यूरिया, मिनिटोल, सैकरोज एंड ग्लूकोज। दूसरे नंबर पर वो डायरेटिक्स आते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं। सो वो डायरेटिक्स जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम और पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन रेनल ट्यूबुलर फ्लूइड से इनहिबिट करते हैं, ये भी
रेनल ट्यूबुलर फ्लूइड की ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं और ऑस्मोटिक डायरेसिस को काज करते हैं। इन डायरेटिक एजेंट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स ऐसे डायरेटिक्स हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट की रिएब्जॉर्प्शन को थिक एसेंडिंग लैम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले में इनहिबिट करते हैं। ये मेनली सोडियम और क्लोराइड की रिएब्जॉर्प्शन को थिक एसेंडिंग लैम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले में इनहिबिट करते हैं। तो इसकी वजह से ट्यूबुलर फ्लूइड की ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से डायरेसिस हो जाता है। जब इन डायरेटिक्स को यूज़ किया जाता है तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल में भी सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट किया जाता है, जिसकी वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। इस मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मेन काम ये है कि यूरिन की कंसंट्रेशन करते हैं, यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं। तो अगर सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो गई तो इसके पीछे वाटर की रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगी। अगर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो यूरिन भी डाइल्यूट रहेगा, यूरिन की कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारा फ्लूइड यूरिन के थ्रू लॉस होगा। लूप डायरेटिक्स के एग्जाम्पल हैं फुरासेमाइड, टोरासेमाइड एंड ब्यूमेथानाइड। दूसरे नंबर पे वो डायरेटिक्स आते हैं जो कि डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल के प्रॉक्सिमल पार्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को इनहिबिट करते हैं। ये मेनली डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल के प्रॉक्सिमल पार्ट में सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। इन डायरेटिक्स को यूजुअली थायजाइड एंड रिलेटेड डायरेटिक्स भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं क्लोरोथायजाइड, मेट्रोलाजोन एंड क्लोराथेरिडोन। तो ये डायरेटिक्स जब सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल से इनहिबिट करते हैं, मींस सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल से पीरीट्यूबुलर कैपिलरीज में नहीं होती, जिसकी वजह से ट्यूबुलर फ्लूइड की ऑस्मोलिटी इंक्रीज हो जाती है। और जब ऑस्मोलिटी इंक्रीज हो जाती है तो एज अ रिजल्ट वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा। डायरेटिक्स विच इनहिबिट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड डिस्टल पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये ऐसे डायरेटिक्स हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में इनहिबिट करते हैं। डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल निफ्रॉन का वो पार्ट है जो कि थिक एसेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले से एराइज होता है। पहले इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है जिस पर थायजाइड डायरेटिक्स एक्ट करते हैं, और फिर इसके बाद इसका डिस्टल पार्ट होता है जिसके ऊपर ये पोटाशियम मेटेनिक डायरेटिक्स और पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स एक्ट करते हैं। इसके बाद फिर डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। तो ये जो डायरेटिक्स हैं ये कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल दोनों पे एक्ट करते हैं, और इनमें सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन और पोटाशियम की एक्सक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। इनको पोटाशियम मेटेनिक डायरेटिक्स और पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये पोटाशियम की एक्सक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, तो इस वजह से बॉडी में पोटाशियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है ट्राईमीथेरोन एंड एमेलोराइड। तीसरे नंबर पे वो डायरेटिक्स आते हैं जो कि अल्डोस्टेरोन को इनहिबिट करते हैं। अल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है, और इसमें सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन और पोटाशियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। लेकिन ये डायरेटिक्स जब अल्डोस्टेरोन को इनहिबिट करते हैं तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी इनहिबिट हो जाती है और पोटाशियम की एक्सक्रीशन भी इनहिबिट हो जाती है। इन डायरेटिक्स को पोटाशियम मेटेनिक डायरेटिक्स और अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पोटाशियम की एक्सक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। इस वजह से पोटाशियम की रिटेंशन हो जाती है और बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। और अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये अल्डोस्टेरोन के एक्शन को इनहिबिट करते हैं। इसके एग्जाम्पल है स्पाइरोनोलेक्टोन एंड एप्लिरिनोन। चौथे नंबर पे वो डायरेटिक्स आते हैं जो कार्बनिक एनहाइड्रेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। कार्बनिक एनहाइड्रेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2CO3 की आपस में कन्वर्जन करता है। ये डायरेटिक्स मेनली प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं और वहाँ पे कार्बनिक एनहाइड्रेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन प्रिवेंट हो जाती है, और एज अ रिज़ल्ट बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन रेनल ट्यूब्यूल में इंक्रीज हो जाती है। बाइकार्बोनेट के रेनल ट्यूब्यूल में इंक्रीज कंसंट्रेशन की वजह से ऑस्मोलिटी ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल इंक्रीज हो जाती है, जो कि ऑस्मोटिक डायरेसिस का काज बन जाती है। इन डायरेटिक एजेंट को कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कहा जाता है, और इसके एग्जाम्पल है एसिटाजोलामाइड
एंड मेटाजोलामाइड। 5वें नंबर पे वो डायरेक्टिक्स आते हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो यूरिन की एक्सक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है। इसमें कुछ जीनतीन्स आते हैं जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज़ करते हैं और सम एक्सटेंट में सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं, और इन दोनों प्रोसेस के नतीजे में डाययूरेसिस हो जाता है। इसके एग्जांपल है कीफीन एंड थियोफिलिन। 6ठे नंबर पे वो डायरेक्टिक्स आते हैं जो कि सिक्रीशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन को इनहिबिट करते हैं। नाम से वाज़ेह है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन वो हार्मोन है जो कि डाययूरेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन इनहिबिट हो गया तो डाययूरेसिस इंक्रीज़ हो जाएगी। इसमें वाटर और इथेनॉल आता है। 7वें नंबर पे वो डायरेक्टिक्स आते हैं जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन की रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं। ये डायरेटिक्स स्पेशली V2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होते हैं और वहाँ पे एंटी डायरेटिक हार्मोन की बाइंडिंग को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से एंटी डायरेटिक हार्मोन अपना एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता और एज अ रिज़ल्ट डाययूरेसिस इंक्रीज़ हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायरेटिक्स। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।